अध्याय 19 मौर्य शासन का महत्व भाग 2। उड़ीसा के शिशुपालगढ़ में भी गंगा क्षेत्र से संपर्क के लक्षण दिखाई देते हैं। शिशुपालगढ़ की बस्ती मौर्यकाल की ईसा पूर्व 3री सदी की मानी जाती है और इसमें उत्तरी काले पॉलिशदार मृदभांड के साथ साथ लोहे के उपकरण और आहत मुद्राएं मिली हैं। चूंकि शिशुपालगढ़ धौली और जोगढ़ के पास है, जहां भारत के पूर्व समुद्र तट से गुजरने वाले प्राचीन राजमार्ग पर अशोक के अभिलेख पाए गए हैं, इसलिए कहा जा सकता है कि इस क्षेत्र में भौतिक संस्कृति मगध के साथ संपर्क के परिणाम स्वरूप पहुंची होगी। यह संपर्क ईसा पूर्व 4वीं सदी से ही आरंभ हुआ होगा, जब संभवतः नंदों ने कलिंग पर अधिकार किया था। 3री सदी ईसा पूर्व में कलिंग विजय के बाद यह संपर्क घनिष्ठ हो गया। संभवतः कलिंग विजय के बाद शांति के लिए कार्रवाई के रूप में अशोक ने उड़ीसा में कुछ बस्तियों को बढ़ावा दिया, जिन्हें साम्राज्य का अंग बनाया जा चुका था। यद्यपि मौर्यकाल में आंध्र और कर्नाटक में कई स्थानों पर लोहे के औजार और हथियार पाए गए हैं, तथापि लोहे की उन्नत कारीगरी यानी टेक्नोलॉजी उन कारीगरों की देन है जो अनेक प्रकार के बड़े बड़े पत्थरों के गोलाकार शवाधान यानी दफनाने की जगह बनाने के लिए मशहूर थे। लेकिन इनमें से कुछ स्थानों में अशोक के अभिलेख और ईसा पूर्व 3री सदी के उत्तरी काले पॉलिशदार मृदभांड के टुकड़े मिले हैं। उदाहरणार्थ आंध्र के अमरावती में तथा कर्नाटक के कई स्थानों में अशोक के अभिलेख पाए गए। इसलिए ऐसा लगता है कि पूर्वी समुद्र तट से भौतिक संस्कृति के तत्व मौर्य संपर्क के जरिए निचले दक्कन पठार में आए। मौर्य संपर्कों के जरिए इस्पात बनाने की कला देश के कुछ भागों में फैल गई होगी। 200 ईस्वी पूर्व के आसपास की या इससे भी पहले की इस्पात की वस्तुएं मध्य गंगा के मैदानों में पाई गई। इस्पात के प्रचार से कलिंग में जंगल की सफाई और खेती के सुधरे तरीकों का इस्तेमाल होने लगा होगा और इसके फलस्वरूप उस क्षेत्र में चेदी राज्य के उदय के लिए उपयुक्त स्थिति उत्पन्न हुई होगी। यद्यपि दक्कन में सातवाहन ईसा पूर्व 1ली सदी में ही सत्ता में आए, तथापि कुछ हद तक उनके साम्राज्य का स्वरूप मौर्य साम्राज्य जैसा था। सातवाहनों ने मौर्यों की कुछ प्रशासनिक इकाइयों को अपनाया। उनके राज्य में कई विषयों में मौर्य प्रणाली का अनुकरण किया गया। प्रायद्वीपीय भारत में राज्य स्थापित करने की प्रेरणा न केवल चेदियों और सातवाहनों को, बल्कि चेरों यानी केरल पुत्रों, चोलों और पांड्यों को भी मौर्यों से ही मिली हुई लगती है। अशोक के अभिलेखों के अनुसार चेर, चोल, पांड्य, सत्यपुत्र या ताम्रपर्णी या श्रीलंका के लोग मौर्य साम्राज्य की सीमा से लगे क्षेत्रों में बसते थे, इसलिए उन सबों के राज्य मौर्य राज्य से मिलते जुलते थे। मौर्य राजधानी में आए मैगस्थानीज को पांड्यों की जानकारी थी। अशोक अपने को देवों का प्यारा कहता था। यही उपाधि तमिल में अनुदित करके संगम साहित्य में उल्लिखित राजाओं ने धारण की। लगभग 300 ईस्वी पूर्व से बांग्लादेश, उड़ीसा, आंध्र और कर्नाटक के कई भागों में अभिलेखों की ओर कभी कभी उत्तरी काले पॉलिशदार मृदभांड के टुकड़ों और आहत मुद्राओं के मिलने से संकेत मिलता है कि मौर्य काल में मध्य गंगा के मैदान की संस्कृति के तत्वों को दूर दूर तक फैलाने की चेष्टा की गई। लगता है कि ऐसी कार्रवाई कौटिल्य के उपदेशानुसार की गई होगी। कौटिल्य ने परामर्श दिया है कि कृषकों की अर्थात वैश्यों की सहायता से तथा घनी आबादी वाले इलाकों से मंगाए गए शूद्र श्रमिकों की सहायता से नई नई बस्तियां बसाई जानी चाहिए। परती जमीन को तोड़ने के वास्ते नए किसानों को कर से छुटकारा दिया जाता था और मवेशी, बीज और धन भी दिया जाता था। राज्य ने यह नीति इस आशा से अपनाई कि इस प्रकार जो कुछ निवेश किया जाएगा उसका प्रतिफल अवश्य मिलेगा। ऐसी बस्तियां उन इलाकों में आवश्यक थी जहां के लोग लोहे के फाल से परिचित नहीं थे। इस नीति के फलस्वरूप विशाल क्षेत्र में खेती और बस्ती का विस्तार हुआ। यह कहना कठिन है कि पूरब में झारखंड और पश्चिम में विंध्य के बीच फैले मध्य भारतीय जनजातीय इलाके में गंगा के मैदान की भौतिक संस्कृति को पहुंचाने में ये मौर्य नगर कहां तक सहायक हुए। पर इतना स्पष्ट है कि अशोक ने जनजातीय लोगों से निकट संपर्क बनाए रखा और उन्हें धर्म का पालन करने के लिए प्रोत्साहित किया। अशोक द्वारा नियुक्त धम्म महामात्रों के साथ उनके संपर्क से उन्हें गंगा के मैदान की उच्च संस्कृति के मूल्य तत्वों को आत्मसात करने की प्रेरणा अवश्य मिली होगी। इस अर्थ में अशोक ने संस्कृति प्रसार की सुविचारित और सुव्यवस्थित नीति चलाई। उसने कहा कि धर्म का प्रचार होने से मानव देवताओं में मिल जाएंगे। इसका आशय है कि जनजातीय और अन्य लोग स्थायी रूप से बसने और कर चुकाने वाले किसानों के समाज की रीति अपनाएंगे।
और माता पिता राज प्रभुत्व के प्रति तथा उसके सहायक भिक्षुओं, पुरोहितों और अधिकारियों के प्रति आदर भाव रखेंगे। उसकी यह नीति सफल हुई। अशोक के अनुसार शिकारियों और मछुआरों ने हिंसा का त्याग करके धम्म को अपनाया। इसका अर्थ यह हुआ कि उन्होंने स्थानबद्ध कृषकों का धंधा अपनाया। मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण मगध साम्राज्य युद्ध पर युद्ध करके प्रबल होता गया, जिसकी चरम परिणति कलिंग विजय है। लेकिन 232 ईस्वी पूर्व में अशोक के राज्यकाल के समाप्त होते ही इसका विघटन शुरू हो गया। मगध साम्राज्य के ह्रास और पतन के कई कारण प्रतीत होते हैं। ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया। अशोक की नीति के चलते ब्राह्मणों में प्रतिक्रिया हुई। इसमें संदेह नहीं कि अशोक की नीति में सहिष्णुता थी और उसने लोगों से ब्राह्मणों का भी आदर करने को कहा, परंतु उसने पशु पक्षियों के वध को निषिद्ध कर दिया और स्त्रियों में प्रचलित कर्मकांडी अनुष्ठानों की खिल्ली उड़ाई। स्वभावतः इससे ब्राह्मणों की आय घटी। बौद्ध धर्म के और अशोक के यज्ञ विरोधी रुख से ब्राह्मणों को भारी हानि हुई, क्योंकि नाना प्रकार के यज्ञों में मिलने वाली दान दक्षिणा पर ही तो वे जीते थे। अतः अशोक की नीति भले ही सहनशील हो, पर ब्राह्मणों में उसके प्रति विद्वेष की भावना जगने लगी। वे वास्तव में ऐसी नीति चाहते थे जो उनके पक्ष में हो और उनके तत्कालीन हितों और विशेष अधिकारों का समर्थन करे। मौर्य साम्राज्य के खंडहर पर कुछ नए राज्यों के शासक ब्राह्मण बने। मध्य प्रदेश में और उससे पूर्व साम्राज्य के अवशेषों पर शासन करने वाले शुंग और कण्व ब्राह्मण थे। इसी प्रकार पश्चिम दक्कन और आंध्र में चिरस्थायी राज्य स्थापित करने वाले सातवाहन भी अपने को ब्राह्मण मानते थे। इन ब्राह्मण राजाओं ने वैदिक यज्ञ किए, जिनकी अशोक ने उपेक्षा की थी। वित्तीय संकट। सेना पर और प्रशासनिक अधिकारियों पर होने वाले भारी खर्च के बोझ से मौर्य साम्राज्य के सामने वित्तीय संकट खड़ा हो गया। जहां तक हमें मालूम है, प्राचीन काल में सबसे विशाल सेना मौर्यों की थी और सबसे बड़ा प्रशासन तंत्र भी उन्हीं का था। प्रजा पर तरह तरह के कर थोपने के बावजूद इतने विशाल ऊपरी ढांचे को बनाए रखना बड़ा ही कठिन था। लगता है कि अशोक ने बौद्ध भिक्षुओं को इतना दान दिया कि राजकोष ही खाली हो गया। अंतिम अवस्था में अपने खर्च को पूरा करने के लिए मौर्यों को सोने की देव प्रतिमाएं तक गलानी पड़ी। दमनकारी शासन। साम्राज्य के टूटने का एक बड़ा कारण था प्रांतों में दमनकारी शासन। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला के नागरिकों ने दुष्टामात्यों अर्थात दुष्ट अधिकारियों के कुशासन की कड़ी शिकायतें की थी। अशोक की नियुक्ति होने पर नागरिकों की शिकायतें दूर हुई, पर जब अशोक सम्राट हो गया तब फिर उसी नगर में वे वैसी ही शिकायतें आ गई। अशोक के कलिंग अभिलेख से प्रकट होता है कि प्रांतों में हो रहे अत्याचारों से वह बड़ा चिंतित था और इसलिए उसने महामात्रों को आदेश दिया कि समुचित कारण के बिना वे नागरिकों को सताए नहीं। इसी दृष्टि से उसने तोसली कलिंग स्थित उज्जैन और तक्षशिला के अधिकारियों के स्थानांतरण की परिपाटी चलाई। उसने स्वयं 256 रातें धम्म यात्रा पर बिताई ताकि इस क्रम से प्रशासन की देखभाल की जाए। पर इतना सारा होने पर भी दूर के प्रांतों में दमन का अंत ना हुआ और अशोक के राज्यकाल के समाप्त होते ही तक्षशिला को साम्राज्य का जुआ फेंक डालने में तनिक भी देर न लगी। दूरवर्ती क्षेत्र में नए ज्ञान की पहुंच। हम देख चुके हैं कि किस प्रकार मगध अपनी कतिपय मूलभूत भौतिक उत्कृष्टताओं के कारण फूलता फलता गया। मगध साम्राज्य के विस्तार के फलस्वरूप ज्यों ही भौतिक संस्कृति के तत्व मध्य भारत, दक्कन और कलिंग पहुंच गए, त्यों ही गंगा के मैदान का जो साम्राज्य का हृदय स्थल था वर्चस्व घटने लगा। ज्यों ज्यों मध्य गंगा क्षेत्र से बाहर वाले प्रांतों में लोहे के औजारों का प्रयोग बढ़ता गया, त्यों त्यों मौर्य साम्राज्य का ह्रास और पतन होता गया। मगध से प्राप्त भौतिक संस्कृति की बदौलत नए नए राज्य स्थापित और विकसित होते गए। इससे स्पष्ट हो जाता है कि मगध भारत में शुंगों और कण्वों का, कलिंग में चेदियों का और दक्कन में सातवाहनों का उदय कैसे हुआ। पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत की उपेक्षा और चीन की महादीवार। अशोक देश और विदेशों में मुख्यतः धर्म प्रचार के काम में ही व्यस्त रहा, अतः ध्यान नहीं दे सका कि पश्चिमोत्तर सीमावर्ती दर्रे की रक्षा कैसे हो। ईसा पूर्व 3री सदी में मध्य एशिया में कबीलों की जो गतिविधि थी, उसे देखते हुए उस दर्रे की ओर नजर रखना जरूरी हो गया था। सीथियन निरंतर गतिशील थे, वे खानाबदोश थे और मुख्यतः घोड़े के इस्तेमाल पर निर्भर थे। वे चीन और भारत के व्यवस्थित साम्राज्यों के लिए गंभीर खतरा बन गए। चीन के राजा शी हुआंग टी
247 से 210 ईस्वी पूर्व ने इन सीथियन जनों के हमले से अपने साम्राज्य की सुरक्षा के लिए लगभग 200 ईस्वी पूर्व में चीनी महादीवार यानी ग्रेट वॉल बनवाई। अशोक ने ऐसा कोई उपाय नहीं किया। स्वभावतः जब सीथियन जन भारत की ओर बढ़े तो उन्होंने पार्थियनों, शकों और यूनानियों को भारत की ओर ढकेल दिया। यूनानियों ने उत्तर अफगानिस्तान में बैक्ट्रिया नाम का राज्य स्थापित किया था। सर्वप्रथम उन्होंने ही 206 ईस्वी पूर्व में भारत पर आक्रमण किया। इसके बाद आक्रमणों का तांता लग गया और यह सिलसिला ईस्वी सन के आरंभ तक जारी रहा। मौर्य साम्राज्य को पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईस्वी पूर्व में अंतिम रूप से नष्ट कर दिया। ब्राह्मण होते हुए भी वह अंतिम मौर्य राजा बृहद्रथ का सेनापति था। कहा जाता है कि उसने लोगों के सामने बृहद्रथ को मार डाला और बलपूर्वक पाटलिपुत्र का राजसिंहासन हड़प लिया। शुंग वंशियों ने पाटलिपुत्र और मध्य भारत में शासन किया और ब्राह्मण जीवन पद्धति का पुनरारंभ दिखाने के लिए कई वैदिक यज्ञ किए। कहा जाता है कि उन्होंने बौद्धों को सताया भी। उनकी जगह कण्व वंशी आए और वे भी ब्राह्मण थे। अगर कालक्रम की बात करें तो 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में मध्य गंगा घाटी की भौतिक संस्कृति के तत्व उत्तरी बंगाल, कलिंग, आंध्र और कर्नाटक में फैल गए। माना जाता है कि मगध के नंदों ने कलिंग को जीता। 3य शताब्दी ईस्वी पूर्व में बात करें तो सम्राट अशोक के द्वारा कलिंग विजय, शिशुपालगढ़ की मानव बस्ती का उत्थान देखने को मिलता है। 232 ईस्वी पूर्व की बात करें तो मगध साम्राज्य का विघटन यहाँ से प्रारंभ हो जाता है। 247 से 210 ईस्वी पूर्व में चीन के शासक शी हुआंगटी की तिथि कहलाती है। 220 ईस्वी पूर्व में अपने साम्राज्य के विरुद्ध आक्रमण से बचाव के लिए चीन की विशाल दीवार यानी ग्रेट वॉल चीनी शासक शी हुआंगटी के द्वारा बनवाई गई। 206 ईस्वी पूर्व में यूनानियों का भारत पर आक्रमण देखने को मिलता है। 200 ईस्वी पूर्व पर मगधगंगा के मैदानों में लगभग इसी काल की इस्पात की बनी वस्तुएं प्राप्त हैं। 230 ईस्वी पूर्व में ईरान अंतर्गत हिस्सार और उत्तरी कॉकेसस में आरेदार पहिए देखने को मिलते हैं। 185 ईस्वी पूर्व में पुष्यमित्र शुंग के द्वारा अंतिम रूप से मौर्य साम्राज्य का विनाश कर दिया गया।